लास्ट क्लास से अब अपन आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड का मैंने टॉपिक शुरू किया था और इसके अंदर मैंने 2 पॉइंट्स आपको लिखवाए थे। पहले तो इंट्रोडक्शन तौर पर म्यूचुअल फंड कंपनी की वर्किंग कैसे होती है उसके बारे में थोड़ी सी बात करी थी, और नंबर 2 में कौन कौन से प्लेयर्स म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें स्पॉन्सर, असेट मैनेजमेंट कंपनी, ट्रस्टी और यूनिट होल्डर, ये 4 लोगों की बात मैंने करी थी। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3 से मैं आगे बढ़ूंगा, तो अपन चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ साथ। हाँ जी। पॉइंट नंबर 3 की हेडिंग लगाएंगे नेट असेट वैल्यू। नेट असेट वैल्यू, हाँ जी, इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, नेट असेट वैल्यू कैन बी calculated by market value of total asset less total liabilities. Number 2, NAV changes every day in capital market. In capital market. Num- Number 3, NAV always calculated per unit value because when investor wants to return its investment so that mutual fund company mutual fund company can return its investment as per unit value of mutual fund. हाँ जी। नंबर 4, when information about current market price of its investment is not given, then we will consider book value of investment. चलिए इस बात को नोट कर लेंगे।
हाँ जी, देखिए मैंने कल आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग म्यूचुअल फंड्स का बताया था उसमें एनएवी के बारे में बताया था। अब उसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एनएवी का मतलब मैंने बताया नेट असेट वैल्यू, और नेट असेट वैल्यू पर यूनिट दो अलग अलग बातें हैं। यानी हर दिन एनएवी की वैल्यू कैलकुलेट होती है। इसका मतलब आपने जो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया और म्यूचुअल फंड कंपनी ने उसको मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो हर दिन वो उसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करता है। जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स उसने अपने इन्वेस्टर्स को इशू किया है उससे डिवाइड देता है, और पर यूनिट वैल्यू को वो एज अ रिप्रेजेंट करता है एनएवी पर यूनिट के नाम से। कोई भी नया इन्वेस्टर आएगा तो वो एनएवी पर यूनिट का पैसा पे करके एंटर करेगा। कोई भी इन्वेस्टर जाना चाहेगा तो वो एनएवी पर यूनिट का पैसा लेकर के जाना चाहेगा तो निकल जाएगा। तो मैंने बात करी नेट असेट वैल्यू का मतलब ये कि हर दिन म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा मार्केट में लगाए गए पैसे की मार्केट वैल्यू देखी जाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसा लगाया है तो मार्केट में जो शेयर की प्राइसिंग आपने खरीद रखी है वो शेयर हर दिन फ्लक्चुएट होते हैं, कभी ज़्यादा हो जाएगी कभी कम हो जाएगी। तो हर दिन आपकी एनएवी की वैल्यू पर भी इंपैक्ट आएगा, वो कभी कम हो जाएगी कभी बढ़ जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। यानी मार्केट बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, मार्केट कम होगा तो कम होगा। तो नेट असेट वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स लेस टोटल लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज के बारे में अभी सारी बातों बताऊंगा मैं कि कैसे इसको निकाला जाएगा। एनएवी चेंज एवरी डे इन कैपिटल मार्केट, क्योंकि कैपिटल मार्केट में शेयर की प्राइसिंग में हर दिन चेंज आएगा तो उस वजह से एनएवी में चेंज आएगा। NAV always calculated per unit value because when investor wants to return its investment so that mutual fund company can return its investment as per unit value of mutual fund। कोई इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को वापस लेकर के जाना चाहेगा तो इसका मतलब जो भी उस वक्त की एनएवी चल रही होगी नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के चला जाएगा। When information about current market price of its investment is not given, then we will consider book value of investment। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड कंपनी सारा ही पैसा मार्केट में नहीं लगाती, कुछ पैसा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी लगाती है, कुछ पैसा वो अपने पास कैश के रूप में भी लगती है। तो इसका मतलब उनकी मार्केट वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो बुक वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू मानना होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब अगला सवाल बनता है सर ये एनएवी की कैलकुलेशन को बनाया कैसे जाता है, इसको डिटेल बात में कर रहा हूँ। तो अब आप अगली हेडिंग लगाएंगे पॉइंट नंबर 3 के बाद, पॉइंट नंबर, या इसी में आप लिखेंगे इसी में लिखो आप कैलकुलेशन पार्ट, ऐसे हेडिंग लगाओ कैलकुलेशन पार्ट। हाँ जी, इसमें लिखेंगे एनएवी की कैलकुलेशन बनेगी नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स चलिए अब यहां पर स्टार मार्क करके लिखेंगे आप कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट वैल्यू, नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम। हाँ जी, इसमें एक कॉलम आप बनाएंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम निकाली कैसे जाती है, तो इसमें लिखेंगे आप क्लोजिंग कैश बैलेंस अवेलेबल इसमें आप ऐड करेंगे सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा इसमें आप ऐड करेंगे डिविडेंड रिसीव्ड, इसके अलावा आप इसमें ऐड करेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन, इसके अलावा इसमें आप ऐड करेंगे क्या अक्रूड इनकम, इसके अलावा
आप इसमें ऐड करेंगे क्या, रिसीवेबल्स। हाँ जी। अब इसमें से आप लेस करेंगे पेबल, अदर लाइबिलिटी, परचेस ऑफ म्यूचुअल फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके अलावा डिविडेंड और इंटरेस्ट पेड, इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर, रीपेमेंट ऑफ अमाउंट टू इन्वेस्टर। ये आ जाएगी आपके पास नेट असेट वैल्यू ऑफ स्कीम। एक बार आप इस बात को नोट करेंगे, कोई भी काम मैं जो नोट करवा रहा हूं आपको प्रॉपर कॉपी मेंटेन करके सिस्टमेटिकली नोट करना है। मैं आपको सारी वर्किंग नोट कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक में आपको दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन ही क्लासरूम में मैं सॉल्व कराऊंगा, तो सिस्टमेटिकली सारे काम को नोट करना है। नहीं, एट द एंड ऑफ द डे सेटलमेंट जब मार्केट क्लोज होने के बाद होता है तब, और अगले पूरे दिन के लिए एनएवी वही रिफ्लेक्ट होगी। हम्म। ये नोट कर लिया क्या आपने ये वाली बात। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो देखो अभी मैंने क्या बातचीत करी, एक बार इसको समझा देता हूं, समझना ध्यान से। नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम का मतलब बड़ा सिंपल शब्दों में समझना क्या, मैं म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे पैसा लेके मार्केट में लगा दिया, अब मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे असेट्स की टोटल वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं, कैसे करूंगा। मैं म्यूचुअल फंड कंपनी के केस में बात कर रहा हूं, अपने आप को म्यूचुअल फंड कंपनी मानते हुए, कि मेरे पास कितना क्लोजिंग बैलेंस है, जिन जिन वजहों से मेरी असेट वैल्यू इंक्रीज होगी सबको जोड़ लो, और म्यूचुअल फंड बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्चे लगते हैं, जो भी एस्टिमेटेड खर्चा है उन सबको लेस कर दो, वो मेरी नेट असेट वैल्यू कहलाएगी। तो मैंने बोला साहब मैंने कोई म्यूचुअल फंड्स को बेचा, बेच करके पैसे आए, यूनिट्स बेचूंगा तो पैसे आएंगे ना मेरे पास, तो मेरी वैल्यू क्या होगी, असेट की बढ़ेगी। मैंने जो भी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है उस पर डिविडेंड आएगा तो वो जुड़ जाएगा, कोई भी प्रकार का कैपिटल एप्रिसिएशन होगा तो पैसा बढ़ जाएगा। मान लो 100 रुपए का शेयर आपको 110 रुपए हो गए, तो कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो गया, 10 रुपए। 100 रुपए का शेयर उसकी मार्केट प्राइस 110 हो गई, तो कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो गया, 10 रुपए का। ये बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा, कोई भी शेयर्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न आप दो ही रूप में कमाते हैं, एक तो डिविडेंड के रूप में और एक कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में। तो मैंने कहा साल के शुरुआत में 100 रुपए जमा करें शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीद करके, और एक साल के बाद शेयर की कीमत 110 रुपए हो गई, तो कैपिटल एप्रिसिएशन के 10 रुपए कमाए, और मान लो 100 रुपए के शेयर पर कंपनी ने 5% का डिविडेंड दिया, तो मतलब 5 रुपए डिविडेंड के रूप में आए। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास जो टोटल बेनिफिट उस शेयर से मिला वो 15 रुपए का मिला। 10 रुपए का कैपिटल एप्रिसिएशन, 5 रुपए का डिविडेंड, इसका मतलब 15 रुपए का रिटर्न 100 रुपए लगा करके मिला। तो परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया, 15%। कितनी सिंपल बात है। तो यहां पर आपको जो भी डिविडेंड मिल रहा है वो भी जोड़ेंगे, और जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है वो भी जोड़ेंगे। कोई भी प्रकार की अक्रूड इनकम, जो ऐसी इनकम जो कमा तो ली बट रिसीव नहीं हुई, कोई करंट ईयर से रिलेट करती है, उस पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेट करती है, तो आप उसको जोड़ेंगे। कोई भी रिसीवेबल है तो उसको आप जोड़ेंगे। अब म्यूचुअल फंड बिजनेस को चलाने के जो भी खर्चे हो सकते हैं, कोई भी पेबल है, कोई भी अदर लाइबिलिटी है,
आपने किसी और कंपनी के म्यूचुअल फंड खरीदे हैं तो आपके पास से पैसा गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट या डिविडेंड आपने पे किया, अपने इन्वेस्टर्स को आपने बांट दिया कुछ पैसा इस तरीके से। रीपेमेंट ऑफ अमाउंट टू इन्वेस्टर, कुछ इन्वेस्टर वापस आए तो आपने क्या बोले, साहब मेरे को पैसे की जरूरत है, तो आपने क्या करा, उनके पैसे वापस करे उनके यूनिट्स को खरीद करके। तो परचेस ऑफ अमाउंट, रीपेमेंट ऑफ अमाउंट टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को पे कर दिया तो भी आपके एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो ये सारे रीजंस हो गए जिससे आपकी एसेट वैल्यू कम हो रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपने नेट एसेट वैल्यू ऑफ द स्कीम निकाली, नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी आउटस्टैंडिंग है उससे डिवाइड दिया, तो पर यूनिट एनएवी आ गई। ये आपको मेरी बात समझ में आ गई। और ये काम म्यूचुअल फंड कंपनी हर दिन कैलकुलेट करती है, हर दिन कैलकुलेट करती है, ठीक है ना। तो हर दिन की अलग अलग एनएवी आपको मिलेगी। ये बातचीत आपको मेरी समझ आ गई, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं अभी। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब यहां पर नोट डाल करके मेरी कुछ बात को लिखेंगे आप। लिखेंगे, इफ क्वेश्चन गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट कैलकुलेशन of closing NAV of closing NAV, then calculation as follows, then calculation as follows। तो मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग एनएवी का मतलब मैं बात कर रहा हूं नेट असेट वैल्यू की। तो इसमें आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, हाँ जी, ओपनिंग नेट असेट वैल्यू, इसके अलावा इसमें आप ऐड करेंगे डिविडेंड इनकम, इसके अलावा इसमें आप ऐड करेंगे कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन। इसका मतलब हो गया क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी। इसके अलावा सेल ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स, नेक्स्ट। इसके बाद लेस करेंगे इसमें से रीपरचेज ऑफ यूनिट्स, रीपरचेज्ड ऑफ यूनिट्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, चलिए ये आपके पास आ गया क्लोजिंग एनएवी। इस बात को नोट कर लें।
बताता हूँ। ये सब बात आपको एक बार सवाल समझाऊंगा, एक बार नोट करो इसको आप। नोट कर लिया अपनी ये बात? चलो अब सुनो ध्यान से। देखिए मैंने यहां पर बात नोट के रूप में क्या लिखवाई आपको। इफ क्वेश्चन गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग एनएवी देन कैलकुलेशन एज फॉलोस आपको करनी है। सुनो ध्यान से अब। देखो यहां पर क्या बात बोली मैंने, किसी भी डे की क्लोजिंग एनएवी कैलकुलेट करनी है, यानी एट द एंड ऑफ द डे उसकी एनएवी की वैल्यू क्या है। सुनो ध्यान से। अभी मार्केट आज ओपन होता है 9 बजे, शाम को 3 बजे मान लो मार्केट बंद होता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी म्यूचुअल फंड का पैसा मार्केट में लगा हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी, अकॉर्डिंगली एक एनएवी बनाई जाएगी। अब जब मार्केट आज शुरू हुआ तब एक ओपनिंग एनएवी होगी और एट द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग एनएवी बनेगी, क्योंकि मार्केट के ड्यूरिंग द डे फ्लक्चुएशंस होंगे, उनका एडजस्टमेंट करके क्लोजिंग एनएवी निकाली जाएगी। तो मैंने क्या बात कही, ओपनिंग एनएवी से जब मैं चलूंगा तो ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, वो किसी डे का भी बोल सकते हो, किसी मंथ का भी बोल सकते हो, किसी वीक का भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। तो मान लीजिए मैंने बोला ओपनिंग एनएवी थी, ड्यूरिंग द पीरियड जो भी इनकम मिली, जो भी कैपिटल गेन हुआ कोई प्रकार का, कोई कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब यह है कि आज की करंट डेट तक जितना भी आपने कैपिटल एप्रिसिएशन अब तक किया है, बहुत, जैसे मान लो मैंने बोला आज की मुझे क्लोजिंग एनएवी नहीं निकालनी, क्लोजिंग एनएवी एक अलग मैटर है, पर आज जैसे मान लीजिए मैंने बोला आज से एक महीने पहले एक पर्टिकुलर ओपनिंग एनएवी थी, और ड्यूरिंग द एक महीने के पीरियड में कोई भी इनकम आई, कोई भी कैपिटल गेन आया वो, और आज की करंट डेट पे क्लोजिंग एनएवी क्या है। समझ रहे हो मेरी बात को आप? यानी कि आज एनएवी क्या चल रही है और आज से एक महीने पहले की एनएवी क्या थी, वो ओपनिंग एनएवी वो वाली हो गई, और आज की एनएवी क्या है वो क्लोजिंग एनएवी हो गई। तो उससे कैपिटल एप्रिसिएशन मैंने अब तक कितना कर लिया वो, कोई भी म्यूचुअल फंड्स को सेल करके मैंने जो पैसा जनरेट किया वो जोड़ लेंगे। रीपर्चेस ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि मैंने मैंने आपसे पैसा लिया तो यूनिट इशू करे आपको मैंने। अब रीपर्चेस का मतलब मैंने मैंने दोबारा परचेस कर लिया यूनिट, यानी यूनिट जैसे आपने मेरे को पैसा दिया तो अब बदले में मैंने आपको क्या दिया, यूनिट। अब मैं रीपर्चेस कर रहा हूं तो यूनिट वापस ले रहा हूं, तो पैसा आपको क्या करूंगा, दूंगा मैं। तो पैसा दूंगा तो पैसा जा रहा है ना मेरे पास से, तो रीपर्चेस ऑफ यूनिट से जो पैसा जा रहा है वो आपके एनएवी की वैल्यू को क्या करेगा, कम करेगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने आपको तो वो पैसा कम हो जाएगा, अकॉर्डिंगली यहां पर एक क्लोजिंग एनएवी निकल आएगी। तो ये मैंने एक प्रोसेस वाइज आपको लिखवा तो दिया कि साहब कैलकुलेशन होती कैसे है, बट एक्चुअल कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग आपको एक एग्जाम्पल की मदद से होगी। तो अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सवाल कराऊंगा, उसकी मदद से अपन को इन सारी बातों को देखना है। चलो ये बात यहां तक की नोट करने के बाद अब आगे की बात कर रहा हूं, देखेंगे उसको आप। हाँ जी। अब देखिएगा, मैं आपको यहां पर कुछ एग्जाम्पल की मदद से इन बातों को समझाऊंगा, उसको देखना है अपने को, है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से मैं बातचीत कर रहा हूं, समझना। देखिएगा नंबर वन, देखेंगे कैलकुलेट द एनएवी ऑफ एक्सीलेंट फंड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एनएवी निकालनी है इस कंपनी के लिए, फंड के लिए। साइज ऑफ द फंड दे रखा है 300 करोड़ का, फेस वैल्यू दे रखी है 30 की। 300 करोड़ का फंड वैल्यू है और फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर यूनिट, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए, 30 करोड़। इसका मतलब मैं म्यूचुअल फंड कंपनी ने 30 करोड़ यूनिट इशू करे, पर यूनिट की वैल्यू 10 रुपए है, तो मेरे को फंड कितना जनरेट हो गया, 300 करोड़ का। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 360 करोड़ की, और रिसीवेबल्स आपको दे रखे हैं 6 करोड़ के,
अक्रूड इनकम 4 करोड़, लायबिलिटी 2 करोड़ और अक्रूड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 1 करोड़ के। तो आपको जो है एनएवी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखें, सबसे पहले मैं कैलकुलेशन बना रहा हूं ऑफ नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम, नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम। तो नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आपकी है उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो, एक स्टेटमेंट बना करके मैं बातचीत कर रहा हूं, पर्टिकुलर्स। हाँ जी, देखिएगा। तो मैंने कहा साहब, जो भी आपने, मैंने म्यूचुअल फंड्स इशू करके आपसे 300 करोड़ रुपए लिए, उसको बाजार में लगाया, बाजार में लगा करके उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 360 करोड़। तो मैंने कहा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत सिंपल बात है इसमें, तो मतलब म्यूचुअल फंड तो बहुत आसान चैप्टर है अपना। तो जो भी मैंने पैसा आपसे लेकर के शेयर मार्केट में लगाया, उसकी टोटल मार्केट वैल्यू कितनी बन गई, 360। ये इंफॉर्मेशन आपको करोड़ में दे रखी है, ठीक है। अब ये 360 करोड़ पर कोई रिसीवेबल है 6 करोड़ का, इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन दी फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन, कोई भी प्रकार का फायदा रिसीवेबल के तौर पर कितना है, 6 करोड़। तो मैंने यहां पर जोड़ लिया कि साहब रिसीवेबल के तौर पर मुझे 6 करोड़ का पैसा और मिलेगा। अक्रूड इनकम आपको दे रखी है 4 करोड़, तो मैंने अक्रूड इनकम लिख दी 4 करोड़। इसी प्रकार से लाइबिलिटी 2 करोड़ की और एक्रूड एक्सपेंसेस 1 करोड़ के दे रखे हैं। तो मैंने बात कर ली क्या, लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन है 2 करोड़, तो इसको लेस कर दिया, और एक अक्रूड एक्सपेंसेस ये आपको दे रखे हैं 1 करोड़ के। तो ये आपके पास आ गई नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम। बताओ, 367। हाँ जी। नंबर 2, अब लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, आउटस्टैंडिंग यूनिट्स की वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी ने जो 300 करोड़ का फंड जनरेट किया था, उसके लिए कितने नंबर ऑफ यूनिट्स इशू करे। तो मैं नंबर ऑफ यूनिट्स की कैलकुलेशन बना रहा हूं, डायरेक्टली मैं लिखूंगा टोटल फंड जनरेट किया है 300 करोड़, और एनएवी फेस वैल्यू पर यूनिट दे रखी है 10 रुपए। तो 300 डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब 30 करोड़ यूनिट उसने बाजार में इशू करे। एक यूनिट 10 रुपए का था, तो लोगों से 300 करोड़ रुपए उसने जनरेट करे। अब आप क्या निकालेंगे, एनएवी, नेट असेट वैल्यू पर यूनिट। तो नेट असेट वैल्यू आपको निकालनी है पर यूनिट क्या होगी। तो मैंने लिख दिया नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। तो नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम आपने निकाली 367 डिवाइडेड बाय 30, बताओ 12.23। तो ये आपके पास एनएवी पर यूनिट आ गई। तो यानी कि एक व्यक्ति ने एक यूनिट 10 रुपए का खरीदा, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट को कोई भी बेचना चाहेगा, तो वो पर यूनिट के बदले में उसको 12 रुपए 23 पैसे मिल जाएंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास होंगे, वो पर यूनिट को इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करके आप अपने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को वापस लेके जा सकता है। तो ये 12.23 पर यूनिट आ गया। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन को मैं करवाता हूं, उसको करवाने का जो प्रोसेस, तरीका, स्टेटमेंट, नोट जैसा मैं बनाता हूं, बिल्कुल वैसा ही काम करना है, ऐसा ही एग्जाम में करोगे। ये बात नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब देखिए आगे की बातचीत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं बात कर रहा हूं 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, अ म्यूचुअल फंड हैज नेट असेट वैल्यू 50 रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर।
ड्यूरिंग द ईयर अ सम ऑफ ₹4 was distributed as income dividend besides 3 as capital gain distribution. At the end of the year NAV कितनी होगी? 55 रुपए. कैलकुलेट टोटल रिटर्न फॉर द ईयर. आपने टोटल रिटर्न कितना कमाया? बस यहाँ रुक जाओ पहले. तो मतलब 50 रुपए के आपके 55 बन गए. इसका मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो गया? 5 रुपए का. इसके अलावा आपने 4 रुपए डिविडेंड के रूप में कमाए और 3 रुपए कैपिटल गेन के रूप में कमाए. तो 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 रुपए कमाए. लगाए कितने थे आपने? 50. तो परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल लोगे. चलो तो देखो मैं कैसे बात कर रहा हूं. नंबर 1, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिटर्न. टोटल रिटर्न निकालूंगा मैं. तो इसके लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट बना लेंगे. इसको लिख दिया मैंने पर्टिकुलर्स अमाउंट. हाँ जी. इसने क्या बोला है? टोटल रिटर्न फॉर द ईयर निकालना है. तो टोटल रिटर्न फॉर द ईयर निकाल रहा हूं मैं. तो टोटल रिटर्न के लिए सबसे पहले बात करी मैंने कैपिटल एप्रिसिएशन की. तो एक तो बात मैंने करी कैपिटल एप्रिसिएशन. और मैंने बोला साहब क्लोजिंग एनएवी है 55, ओपनिंग है 50, तो कैपिटल एप्रिसिएशन आपने 5 रुपए तो इसके कमाए. इसके बाद बोलता है अ सम ऑफ ₹4 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एज इनकम ऑफ डिविडेंड. तो जो डिविडेंड इनकम हुई है वो आपको 4 रुपए की है. और इसके अलावा कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन 3 रुपए का है. तो कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो 3 रुपए का है. तो इस प्रकार से आपका टोटल रिटर्न हो गया 7 और 5 12. ये 12 रुपए का टोटल रिटर्न आ गया. ये बात नोट कर लेंगे. ये बात नोट कर ली. अब मैं आगे बढ़ूंगा. देखिएगा इसके बाद आगे बोला गया है टोटल रिटर्न को इसने परसेंटेज फॉर्म में निकाल रखा है, वो भी हम निकालेंगे. टोटल रिटर्न फॉर द ईयर बोला है, इसको आप इन परसेंटेज टर्म में निकालना चाहो वो भी निकाल सकते हैं. तो देखो मैंने बोला टोटल रिटर्न इन परसेंटेज फॉर्म. तो यानी कि 12 रुपए आपने कमाए. लगाए आपने कितने थे साल की शुरुआत में या पीरियड की शुरुआत में? 50 रुपए. मल्टीप्लाई 100. तो 50 से इसको काटोगे 2, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 24%. इसका मतलब आपने एक प्रकार से 24% का रिटर्न कमाया है. ये बात क्लियर हो गई. ठीक है. चलो नेक्स्ट. हो गया नोट यहां तक का? अब देखो नेक्स्ट आगे. यहां तक की बात मैंने पढ़ ली. अब आगे पढ़ रहा हूं. सपोज द अफोरसेड म्यूचुअल फंड इन द नेक्स्ट ईयर declare a dividend of 5 rupees as income distribution and no capital gain distribution, and NAV at the end of the second year was ₹50. What is the return of second year? तो अब मैं देखिए क्या बातचीत कर रहा हूं, सुनना ध्यान से. नंबर 2, अब मैं बात कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिटर्न फॉर सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर की मैं बातचीत कर रहा हूं. हाँ जी, सुनना ध्यान से. पर्टिकुलर्स सेकेंड ईयर मैंने क्या कमाया. देखो मुझे बताओ सेकेंड ईयर के लिए जो ओपनिंग एनएवी क्या होगी वो क्या होगी? जो पिछले साल की क्लोजिंग एनएवी रही होगी. तो मैंने बोला पिछले साल की क्लोजिंग एनएवी थी 55, तो इस साल की ओपनिंग एनएवी हो गई 55. सेकेंड ईयर की ओपनिंग एनएवी हो गई 55. अब ये बोलता है कि साहब कि एनएवी एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर कितनी होगी? 50. यानी साल के शुरुआत में 55 की एनएवी थी जो घट के 50 रह गई. का मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन का नेगेटिव बैलेंस हो गया. कितना? 5 रुपए का. तो पहली बात तो मैंने क्या करी, कैपिटल एप्रिसिएशन लिखेंगे इसको कैपिटल एप्रिसिएशन. और क्लोजिंग है 50,
ओपनिंग है कितनी 55, इसका मतलब 5 का क्या हो गया आपको नेगेटिव बैलेंस, 5 का क्या आ गया ये नेगेटिव बैलेंस। आगे आगे बोलता है कि कंपनी सेकेंड ईयर में सपोज द अफोरसेड म्यूचुअल फंड इन द नेक्स्ट ईयर डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 5 रुपए एज इनकम, तो ये डिविडेंड इनकम जो है वो कितनी है 5 रुपए, ये पॉजिटिव बैलेंस हो गया। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड नो कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन, और कैपिटल गेन जो है वो कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो ये बोलता है एंड एनएवी आपके 50 रुपए हो गए, व्हाट इज द रिटर्न ऑफ सेकेंड ईयर, तो इसका मतलब सेकेंड ईयर का रिटर्न क्या बोलोगे 0। तो आप बोलेंगे सेकेंड ईयर में कैपिटल एप्रिसिएशन का तो नेगेटिव हो गया और डिविडेंड 5 रुपए मिला, तो ये सेट ऑफ होकर के अल्टीमेट रिटर्न कितना हो गया 0। और परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने की जरूरत है नहीं, तो 0 को किसी भी चीज से डिवाइड देंगे तो 0 ही रहेगा, तो ये भी 0 आएगा। तो टोटल रिटर्न फॉर सेकेंड ईयर कितना हो गया 0%, डायरेक्टली उसने 0 निकाला है। क्या आपको मेरी बातचीत समझ आ गई कि ये वाली? चलिए ये बात क्लियर हो गई, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, थर्ड आपको अभी नहीं करना। हाँ जी, अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। जो क्वेश्चन मैं करवाते जाऊंगा मेरी बुक से आप उसको टिक करते जाएंगे, हर एक क्वेश्चन में इंश्योर करूंगा कि क्लासरूम में मैंने आपको सॉल्व करा दिया। इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया है 3 हेडिंग मिलेंगी आपको इसमें। एक तो मिलेगी सबसे पहली हेडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से, जैसे आप देखो ये बताता हूं मैं आपको, यहां पर नहीं लगाई मैंने ना, ये शुरुआत में मैं हर चैप्टर में लगा रखी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से हेडिंग लगा रखी है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीएमए इंस्टीट्यूट सिलेबस 2022 के स्टडी मटेरियल के सवाल हैं। फिर ये सारे सिलेबस 2022 के स्टडी मटेरियल खत्म होगा, फिर एक हेडिंग लगाई है मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से। उस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन में 2016 सिलेबस, मॉक टेस्ट, इसके अलावा एमटीपी और सीए के क्वेश्चन है वो कवर किए हैं। फिर एक हेडिंग लगाई है मैंने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की, जिसमें जून 17 से लेकर अभी जून 25 तक के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। तो तीनों हेडिंग कवर करेंगे अपन, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको बात कर रहा हूं कौन से क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। चलो पढ़ते हैं इसको, समझना। देखिए नेम ऑफ द स्कीम है एबीसी, साइज ऑफ द स्कीम है 100 करोड़, फेस वैल्यू ऑफ द स्कीम है 100 लाख, और फेस वैल्यू ऑफ द स्कीम है 10, नंबर ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर है 10 लाख। सुनो ध्यान से, देखो शेयर्स या यूनिट्स एक ही बात है। तो यहां पे 10 लाख यूनिट्स मान लो मैंने इशू करे, पर यूनिट पे 10 रुपए लिए, तो टोटल फंड जनरेशन कितना हो गया 100 लाख का। मार्केट वैल्यू ऑफ द फंड इन्वेस्टमेंट्स रिसीवेबल, उनकी वैल्यू 100 लाख की वैल्यू बन गई 180। अक्रूड इनकम रिसीवेबल्स दे रखे हैं, लाइबिलिटीज आपको दे रखी है 50,000, और अक्रूड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 50,000। बोलते हैं एनईवी पर यूनिट कैलकुलेट करके बताओ। तो चलो देखो अपन कैसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम। तो जब मैं नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम की बात करूंगा तो ये हो गया पर्टिकुलर्स अमाउंट। नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम के लिए सबसे पहले बात करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 180 लाख। हाँ जी, इसके बाद अक्रूड इनकम दे रखी है आपको 1 लाख। आप एक काम करेंगे, ये रुपीज इन लैख में ऊपर लिख देंगे, यहां पर केवल वैल्यू लिखेंगे 180। इसके बाद अक्रूड इनकम ये हो गई 1 लाख। इसी प्रकार रिसीवेबल्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, रिसीवेबल्स आपको दे रखे हैं कितने 1 लाख। इसके अलावा लाइबिलिटी एंड अक्रूड एक्सपेंसेस, तो लाइबिलिटी एंड यहीं पे मैं अक्रूड एक्सपेंसेस दिखा देता हूं। देखो 50,000 मिलकर के कितने हो गए 1 लाख, तो मैंने इसको रिड्यूस कर दिया, तो ये आपके पास आ गई एनएवी ऑफ द स्कीम।
तो ये कितना हो गया, 181, 181 लाख हो गए। ये बात मेरी क्लियर हो गई, आप सभी को समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एनएवी पर यूनिट की कैलकुलेशन बनानी है, और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितने हैं, 10 लाख। तो देखो मैंने क्या बात करी, एनएवी पर यूनिट की कैलकुलेशन के लिए एनएवी ऑफ द स्कीम डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड में दे दूंगा। तो 181 डिवाइडेड बाय ये नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितने हो गए, 10 लाख। तो इसका मतलब 18.1 पर यूनिट, 18 रुपए 10 पैसे, एक प्रकार से 10 पैसे बोलेंगे आप, ये पर यूनिट की वैल्यू हो गई। ये बात समझ आ गई आप सभी को, बिल्कुल सिंपल बातें हैं, ये समझ में आ गई आपको। तो मैंने यहां पर बोल दिया, ये होगी 18.10 लाख, नहीं है ये पर यूनिट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 18.10 पर यूनिट वैल्यू होगी। क्योंकि इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो 181 लाख बन जाएगा, क्योंकि 10 लाख यूनिट है, 181 लाख की वैल्यू है, इसका मतलब ये डिवाइड देके 18.10 रुपए पर यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या थी, देखो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी 10 रुपए, फेस वैल्यू ऑफ शेयर थी 10 रुपए, तो आपने एक यूनिट 10 रुपए का खरीदा था, तो उसकी वैल्यू आज 18 रुपए 10 पैसे पर यूनिट बन गई। तो इसका मतलब ये आपकी एनएवी पर यूनिट कहलाएगी। मेरी बात समझ आ गई सभी को। तो ये क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में जो एनएवी से रिलेटेड आपको कंटेंट बताया और सवाल कराए वो समझ में आ गए। अभी अपन एनएवी के और भी सवाल करेंगे, लेकिन आज की इस क्लास में इतना रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। देखिए लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन करे थे उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने आपको जो कंसेप्ट पढ़ाया था वो एनएवी कैलकुलेशन के बारे में बात करी थी, जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए। अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और अभी करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर श्याम इन्वेस्टेड इन अ म्यूचुअल फंड व्हेन द एनएवी वाज 12.65 पर यूनिट, 60 days later the asset value per unit of the fund was 12.25. In the meantime, Shyam had received a cash dividend of rupees 0.50 and capital gain distribution of rupees 0.30. कंप्यूट दी मंथली रिटर्न आपको कैलकुलेट करना है। देखिए जो आपकी ओपनिंग एनएवी है वो 12.65 है, और 60 दिन के बाद आपकी जो क्लोजिंग एनएवी है वो 12.25 है। और इस मीन टाइम का मतलब इन 60 दिन के पीरियड के दौरान आपने जो कैश डिविडेंड अर्न किया और कैपिटल गेन अर्न किया उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, और मंथली रिटर्न आपको कैलकुलेट करना है। चलिए शुरुआत करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिटर्न। देखिएगा टोटल रिटर्न में सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट बना करके, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पहले तो मैंने बात करी कैपिटल एप्रिसिएशन के बारे में। हाँ जी, देखिए 12.65 का जो वैल्यू है वो 12.25 रह गया, इसका मतलब ये नेगेटिवली अप्रिशिएट हो रहा है। तो 12.25 माइनस 12.65 कितना, 0.40 नेगेटिव। कि ओपनिंग एनएवी 12.65 की 12.25 रह गई, तो इसका मतलब आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो नेगेटिवली जनरेट हुआ। इसके बाद कैश डिविडेंड आपको मिल रहा है 0.50, तो मैंने लिखा नेक्स्ट पॉइंट कैश डिविडेंड, ये आपको दे रखा है 0.50। इसके अलावा कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है 0.30, तो ये लिख दिया मैंने कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन 0.30। बस ये बात हो गई। अब मंथली रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए पहले तो टोटल रिटर्न निकालो। 0.40, ये टोटल रिटर्न आ गया।
हाँ जी। तो अब देखिएगा, अब देखिए बात कर रहा हूं मैं एनुअलाइज रिटर्न के बारे में। एनुअलाइज, अच्छा परसेंटेज ऑफ रिटर्न बात करते हैं सबसे पहले तो। परसेंटेज ऑफ टोटल रिटर्न फॉर 60 डेज। 60 डेज के लिए क्या परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न आपने अर्न किया। तो देखो 0.40 आपने कमाए, लगाए कितने थे आपने, 12.65 इंटू 100, बताओ कितना, 3 पॉइंट। ये परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न आपने अर्न किया है। तो ये परसेंटेज ऑफ टोटल रिटर्न कितने पीरियड का है, 60 डेज का। तो देखो मैं कैसे बात कर रहा हूं तो मैंने बात करी एनुअलाइज रिटर्न के बारे में, यानी पूरे साल भर का। तो मैंने बात करी साहब 3.16% का जो रिटर्न है वो आपका 60 डेज को लेकर के है। तो साल भर का मतलब 365 डेज को लेकर कितना होगा, 19.223%। ये एनुअलाइज रिटर्न आ गया पर एनम। और अब आपको मंथली रिटर्न निकालना है। का मतलब 19.223 डिवाइडेड बाय 12, 1.60, बस 1.60। कोई बात नहीं, ये पर मंथ आ गया। ये आपका मंथली रिटर्न आ गया। नोट कर लें इस बात को। चलिए, क्या आपने यहां तक की बात नोट कर ली। अब देखें नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये 0.40 का जो रिटर्न था, 12.65 का आपने ओपनिंग एनएवी पे इन्वेस्टमेंट किया, तो परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न 3.16% आ गया। और कितने पीरियड के लिए आया, 60 डेज के लिए। तो मैंने पूरे साल भर का निकाल लिया और मंथली रिटर्न निकालने के लिए 12 से डिवाइड दे दिया, तो ये मंथली रिटर्न आ गया। ये बात सभी को क्लियर हो गई। नेक्स्ट में आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, बस। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो मैंने कितने पॉइंट लिखवा दिए आपको, छह। छह लिखवा दिए क्या। लास्ट पॉइंट क्या लिखवाया था एनएवी की कैलकुलेशन को लेकर के, थर्ड पॉइंट में कराई थी। तो इसका मतलब फोर्थ पॉइंट लिखेंगे अब आप इसको टॉपिक के नाम से ही बोल सकते हैं। आप उसको टॉपिक के नाम से बोल लो आप। तो 3 पॉइंट मैंने लिखा दिए, टॉपिक नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं। लिखेंगे कंसेप्ट ऑफ फ्रंट एंड लोड, फ्रंट एंड लोड यानी कि एंट्री लोड एंड, क्या हो गया, हाँ जी, कंसेप्ट ऑफ फ्रंट एंड लोड, एंट्री लोड एंड बैक एंड लोड मींस एग्जिट लोड। चलिए एक बार इसको नोट करें।
हाँ जी। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने अगले टॉपिक की हेडिंग लगाई है कंसेप्ट ऑफ फ्रंट एंड लोड, एंट्री लोड क्या होता है, बैक एंड लोड का मतलब एग्जिट लोड क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, चलिए पहले एक बार इसके बारे में लिखेंगे फिर मैं समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने बात करी एंट्री लोड के बारे में। चलिए लिखेंगे इसमें। अभी पहले एक बार लिखो फिर मैं समझाता हूं क्या मतलब है इसका। इट मीन्स इट मीन्स दैट अमाउंट which is paid by investor to mutual fund company, mutual fund company at the time of purchase of unit। और नंबर टू, एग्जिट लोड। इसमें लिखेंगे इट मीन्स दैट अमाउंट which is paid by investor which is paid by investor to mutual fund company at the time of redemption of units, redemption of units। चलिए इस बात को नोट करें। नोट कर लिया आपने? चलो अब क्या बातचीत है एक बार पहले समझते हैं फिर आप इसको आगे की बात नोट करेंगे। देखिए एंट्री लोड और एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप इन्वेस्टर में म्यूचुअल फंड कंपनी और आप मेरी आप इन्वेस्टर में म्यूचुअल फंड कंपनी, आप मेरे थ्रू शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं एक यूनिट इशू करता हूं 10 रुपए का। तो आप अगर एक यूनिट मेरे से परचेस करेंगे तो 10 रुपए मुझे देंगे और मैं वो 10 रुपए शेयर मार्केट में लगाऊंगा। अगर आपके 10 रुपए आए और मैंने शेयर मार्केट में लगाए, फिर उसमें दो कुछ रिटर्न बना और फिर आप मान लीजिए वो यूनिट को वापस रिडीम करा करके अपना पैसा वापस ले गए। इसका मतलब इस म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपका आना और जाना बड़ा आसान हो गया। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी क्या बोलती है कि साहब ऐसे कोई भी व्यक्ति कभी भी आ जाए और कभी भी चले जाए। तो इसका मतलब ये कि वो जो पैसा इन्वेस्टर से म्यूचुअल फंड कंपनी ने लिया है वो मार्केट में लंबे समय तक इन्वेस्टेड नहीं रह पाएगा। इसका मतलब वो इन्वेस्टर कभी भी आ रहा है और कभी भी जा रहा है। तो पैसा एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए मार्केट में इन्वेस्ट नहीं रह पाएगा। तो ऐसे केस में म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है। वो क्या कहेगी कि साहब मैं उन्हीं इन्वेस्टर्स को इनवाइट करूंगी या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो एक जेन्युइन इन्वेस्टर हैं, जो वाकई में अपना पैसा एक लंबे समय के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं। ये खोलना पड़ेगा गेट। चलिए, तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या कहती है कि मैं उन जेन्युइन इन्वेस्टर्स को ही अपने पास लेकर के आऊंगी जिनका जो वाकई में शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं। मेरी बात को सुनना है, आपको सामने देखना है बस। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने मेरे को 10 रुपए का एक यूनिट परचेज किया। तो एट द टाइम ऑफ यूनिट परचेजिंग मैं आपसे एंट्री लोड के लिए 1 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करता हूं। तो देखो मैं म्यूचुअल फंड कंपनी क्या कर रहा हूं, मैंने बोला साहब एक यूनिट कितने का है, 10 रुपए का, और मैं आपसे एंट्री लोड का 1 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। मतलब आप एक यूनिट कितने का लोगे, 11 रुपए का मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई? एक मिनट होल्ड ही करो आप। चलिए अब बिल्कुल सामने ध्यान से देख करके समझना। चलो दोबारा देखेंगे आप।
देखिए मैंने अगले कंसेप्ट का नाम लिखवाया एंट्री लोड और एग्जिट लोड क्या होता है इसके बारे में बात कर रहा हूं। अब ये क्या है इस बात को समझते हैं दोबारा। देखिए इन्वेस्टर क्या करता है, म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए आपके आने और जाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो कोई भी इन्वेस्टर कभी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा, कभी भी निकाल करके ले जाएगा। इसका मतलब मेरे म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टर से लिया गया पैसा शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं रह पाएगा। तो अगर लंबे समय के लिए कोई पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं रहेगा तो उस पर मैक्सिमम रिटर्न बनने की संभावना भी नहीं बन पाएगी। तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, ऐसे प्रकार की प्रैक्टिस को रोकने के लिए वो कुछ एंट्री लोड और एग्जिट लोड लगाती है। यानी आना आसान नहीं है, जाना भी आसान नहीं है। यानी कोई इन्वेस्टर अगर बहुत बार बार आएगा और जाएगा तो उसका नुकसान संभव है। तो इसके लिए वो कुछ ना कुछ चार्जेस लगाती है जिसको मैं एंट्री लोड और एग्जिट लोड के नाम से जानता हूं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं, वो कैसे समझना ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपने 1 यूनिट मेरे से परचेस किया, 10 रुपए का फेस वैल्यू वाला है, या उसकी एनएवी चल रही है 10 रुपए, तो आपको अगर 1 यूनिट परचेस करना है तो 10 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। मैंने कहा साहब आप जब अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे पास तो आपको एंट्री लोड पे करना पड़ेगा। एंट्री लोड के लिए मैंने मान लीजिए बोला, वैसे बहुत कम अमाउंट होता है, पैसों में होता है कुछ एंट्री लोड का अमाउंट, लेकिन सपोज मैंने अपने एग्जाम्पल में बोला कि एंट्री लोड 1 रुपए का लगेगा। इसका मतलब अगर आप मेरे से 1 यूनिट परचेस करोगे तो कितने का मिलेगा, 11 रुपए का। हालांकि उसकी वैल्यू है तो 10 रुपए, बट आपसे 1 रुपए में किस बात का ले रहा हूं, एंट्री लोड का। अब आपने वो पैसा आपने लिया और शेयर मार्केट में लगा दिया। अब मान लीजिए मैं रिडीम करूं, रिडीम करूंगा, मान लो उसको पे करूंगा तो मैं एंट्री लोड काट करके पे करूंगा। मतलब आपको जो है, दोबारा समझते हैं अपन। जब आप एंट्री लोड के तौर पे आए तो 10 रुपए और 1 रुपए आपने दिया, तो 11 रुपए का आपका पैसा आया, लेकिन वो माना कितना जाएगा, 10 रुपया। तो 1 रुपया एक प्रकार से म्यूचुअल फंड कंपनी की क्या हो गई, इनकम हो गई, और वो 10 रुपए मार्केट के अंदर लगाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो आना मुश्किल है, इसका मतलब हर कोई व्यक्ति नहीं आएगा, वही आएगा जो जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि 1 रुपया आपको एक्स्ट्रा एंट्री लोड के नाम का देना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? अब मान लीजिए 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको अपने पैसों की जरूरत है, तो आप वापस सारा पैसा लेकर के वापस जाना चाहते हैं, या किसी दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाकर के अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में मान लीजिए आपकी एनएवी चल रही है उस वक्त पर यूनिट की 30 रुपए मान लो, तो मैं इन्वेस्टमेंट्स को बेचूंगा, आपके नाम का पैसा रिकवर करूंगा और आपको दूंगा। लेकिन जब मैं आपको दूंगा तो एग्जिट लोड काट करके दूंगा। यानी मान लो आपकी एनएवी 30 रुपए की बन रही है, तो मैं 30 रुपए नहीं दूंगा। मान लो एग्जिट लोड पर भी मैं 1 रुपया काट के देता हूं, तो आपको कितना रुपया दूंगा, 29 रुपए दूंगा। तो कुल मिलाकर के जब भी आप पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको एंट्री लोड जमा कराना पड़ता है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी की क्या हो जाती है, इनकम। और जब भी आप म्यूचुअल फंड कंपनी से अपने यूनिट्स को बेच करके वापस जाना चाहेंगे, तो वो एग्जिट लोड काट करके आपको पेमेंट करेगा। इसका मतलब वो एग्जिट लोड जो काट करके पेमेंट कर रहा है वो भी म्यूचुअल फंड कंपनी की क्या हो गई, इनकम। तो जनरली इस केस में जो इन्वेस्टर आते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, उनको अगर एंट्री लोड और एग्जिट लोड के प्रॉब्लम से बचना है, तो आपको एक सोच समझ करके डिसीजन लेना है कि कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करना है, और एक लंबे समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो देखो मैंने क्या बात कही है। एंट्री लोड का मतलब इट मींस दैट अमाउंट विच इज पेड बाय इन्वेस्टर टू म्यूचुअल फंड कंपनी। इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड कंपनी को पे करता है कब, एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ यूनिट्स। तो आप यूनिट्स परचेस करेंगे तब एंट्री लोड जमा कराएंगे। एग्जिट लोड का मतलब इट मींस द अमाउंट विच इज पेड बाय द इन्वेस्टर टू म्यूचुअल फंड कंपनी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ यूनिट्स। तो इसका मतलब जब आप अपने यूनिट्स को बेच करके वापस जाना चाहोगे, तो एग्जिट लोड काट करके म्यूचुअल फंड कंपनी आपको पे करेगी। चलिए अब इस बात की कैलकुलेशन को लेकर के मैं थोड़ी सी बात करूंगा, उसको देखना है आपको। आप लिखेंगे कैलकुलेशन। हाँ जी, इसमें लिखेंगे आप पॉइंट नंबर ए, एंट्री लोड। तो मैंने कहा जो भी एनएवी चल रही है उसमें एंट्री लोड का अमाउंट जोड़ करके म्यूचुअल फंड को इशू किया जाएगा, यानी उसकी इशू प्राइस बनाई जाएगी। इसके बाद एंट्री लोड निकालने के लिए इशू प्राइस में से आप क्या माइनस करेंगे, एनएवी। तो इशू एंट्री लोड निकल के आएगा। तो एंट्री लोड निकालना है, इसका मतलब मैंने क्या बोला, जैसे 10 रुपए की एनएवी है, 1 रुपए का एंट्री लोड है,
इसका मतलब 1 यूनिट कितने का इशू होगा, 11 रुपए का। तो अगर केवल एंट्री लोड की वैल्यू निकालनी है तो इशू प्राइस में से अगर आप एनएवी को लेस करोगे तो एंट्री लोड आ जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आप एंट्री लोड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालते हैं तो मैंने कहा इशू प्राइस माइनस एनएवी डिवाइडेड बाय एनएवी इन 200। पॉइंट नंबर बी, अगली बात हम करते हैं एग्जिट लोड की। तो एग्जिट लोड की बात करेंगे तो जो भी एनएवी चल रही है उसमें से एग्जिट लोड काट करके पेमेंट होगा। तो एग्जिट लोड काट करके जो पेमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिडम्पशन प्राइस। और अगर आपको एग्जिट लोड निकालना है तो एग्जिट लोड आप निकालेंगे, ये माइनस का उधर प्लस से चला जाएगा, रिडम्पशन प्राइस इधर माइनस से आ जाएगा। तो मैंने इसको लिखा एनएवी माइनस रिडम्पशन प्राइस। और अगर आपको एग्जिट लोड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालना है तो एनएवी माइनस रिडम्पशन प्राइस डिवाइडेड बाय एनएवी इन 200, ये आप निकाल लेंगे। इस बात को नोट कर लो। क्या करूँ, हाँ, एंट्री लोड का एडजस्टमेंट करने के बाद। हम्म, ये बात नोट कर ली आपने। अब देखिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसा है, इसमें कुछ बड़े सवाल हैं तो उसको करने से पहले मैं कुछ छोटे सवाल करा देता हूँ आपको। क्या कह रहे हो, हाँ, हाँ जी, ये बात नोट कर लिया आपने। अब देखो आगे की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, 10th अलग कंसेप्ट है, 9th हो गया अपना। अब 1 मिनट है ना, मैं जो अब कुछ सवाल कराऊंगा वो अभी की क्लास में हो नहीं पाएगा, तो मैं कुछ एक छोटा सा सवाल आपको करा देता हूँ, उसको देख लो आप एक बार। देखो एक सवाल मैं आप ही को करने को बोलता हूँ अभी। ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन में वर्कबुक का सवाल है। देखो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28।
अभी वो बड़ा सवाल जो है जो मेरे को कराना है वो अभी अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि अभी की क्लास में पॉसिबल नहीं होगा। देखो मैंने क्या बोला, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रा फंड दैट हैड नेट असेट वैल्यू 17 एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, made income and capital gain distribution 1.04 and 0.53 respectively per unit during the month, and then ended of the month with the net asset value 17.28। कैलकुलेट मंथली एंड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न आपको कैलकुलेट करना है। तो ये तो वैसे बेसिकली नॉर्मल एनईवी का सवाल है, जैसे मैंने आपको अभी तक करवाया था। तो ये आप अपने आप करेंगे, कर सकते हो क्या अपने आप अभी करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 आपको एक बार अपने आप करना है, इसको एक बार आप करेंगे। लेकिन आपको कैलकुलेशन करते वक्त वैसा ही काम करना है जैसा मैं आपको क्लासरूम में कराता हूं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिटर्न फॉर द मंथ, कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिटर्न फॉर द मंथ। स्टेटमेंट बना करके लिखेंगे आप कैपिटल एप्रिसिएशन कितना है, डिविडेंड इनकम कितनी है, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ये सारी बातें। मैं करता हूं, ज्यादा सही है ना। देखो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिटर्न फॉर द मंथ। हाँ जी, तो देखें, सबसे पहले मैंने बात करी कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी क्लोजिंग एनएवी आपको दे रखी है 17.28 और ओपनिंग एनएवी दे रखी है 17। तो इसका अंदर डिफरेंस अमाउंट कितना हो गया, 0.28। तो पॉजिटिवली कैपिटल एप्रिशिएट हो रहा है। इसके अलावा मैंने बात करी साहब इनकम का, मतलब डिविडेंड इनकम दे रखी है 1.04, 1.04। और इसके अलावा कैपिटल गेन, कैपिटल गेन आपको दे रखा है 0.53 पर यूनिट ड्यूरिंग द मंथ। तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल रिटर्न 1.85। तो सवाल में पूछा गया था आपसे कैलकुलेट मंथली एंड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो दोनों रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज ऑफ मंथली रिटर्न। तो 1.85 का रिटर्न है, और ओपनिंग एनएवी आपको दे रखी है 17 इंटू 100। ये आपका मंथली रिटर्न आ गया। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का मतलब, हाँ जी, मंथली और एनुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो ये आपका आ गया परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न मंथली बेसिस पर। तो 10.882 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 100 130.584%।
चलिए इस बात को नोट कर लो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो एक महीने का रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है, तो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न के लिए मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो एनुअल रिटर्न आ गया। देखो अभी तक की बात मैंने केवल एनएवी की कैलकुलेशन से रिलेटेड सवालों की है। अगली क्लास अपन जो मंडे को करेंगे उसमें मैं आपको अब बड़े सवालों पे लेके चलूंगा, यानी लेंदी क्वेश्चंस पे लेके चलूंगा। आज की क्लास में एक बार मैं इतना ही रख रहा हूँ, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। देखिए अब लास्ट क्लास में जो अपना म्यूचुअल फंड के चैप्टर के अंदर एनएवी की कैलकुलेशन के बारे में बातचीत चल रही थी, उसी कंटिन्यू के अंदर आगे के सवाल को मैं अब करा रहा हूँ। तो अब मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 17। देखो अब ध्यान से। मिस्टर राकेश यादव हैज इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड स्कीम एज गिवन बिलो। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है स्कीम ए में 1 अप्रैल 2023, स्कीम बी में 1 मई 2023 और यहाँ 1 जुलाई 23 को इन्वेस्टमेंट किया है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको अलग अलग दे रखे हैं। नेट असेट वैल्यू एट द एंट्री डेट, तो जब जब ये इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तब तब जो जो एनएवी चल रही है उस पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। डिविडेंड डिक्लेयर अप टू 31 जुलाई 2023 23,000 6,000 नील। एनएवी एज एट 31 जुलाई 2023, यानी जो पीरियड है आपका वो 30। डिविडेंड कब तक डिक्लेयर किया गया? 31 जुलाई तक। तो इसका मतलब तब तक क्लोजिंग एनएवी की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना आप। You are required to calculate the effective yield on per annum basis in respect of each of the 3 scheme to Mr. Rakesh Yadav up to 31 जुलाई 2023। तो 31 जुलाई 2023 तक इफेक्टिव यील्ड पर एनम बेसिस पर ईच ऑफ द 3 म्यूचुअल फंड स्कीम पर क्या उन्होंने अर्न किया, वो आपको कैलकुलेट करके बताना है कि पर एनम बेसिस पर ए, बी और सी तीनों स्कीम में कितना कमाया। तो ये बात मैं कैलकुलेट करना शुरू करता हूं, उसके साथ साथ आपको समझना है, ठीक है ना। चलो देखो मैं कैसे बात कर रहा हूं, समझना। सबसे पहले आप बनाएंगे पॉइंट नंबर 1, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन ऑन ईच स्कीम। एक स्टेटमेंट बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे आप पर्टिकुलर्स का, हाँ जी, एक कॉलम स्कीम ए, बी और सी। तो एक कॉलम मैंने बनाया पर्टिकुलर्स स्कीम नंबर ए, स्कीम नंबर बी, स्कीम नंबर सी। चलिए हाँ जी, अब देखिए मैं कैसे बात करूंगा, समझना। सबसे पहले आपको दे रखा है डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तीनों स्कीम में कब कब इन्वेस्टमेंट किया गया है। पहला 1 अप्रैल 2023 को, दूसरा इन्वेस्टमेंट किया है 1 मई 2023 को, और तीसरा इन्वेस्टमेंट किया गया है 1 जुलाई 23 को। तो अब आप निकालेंगे पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। पहले एक बार देख लो, फिर उसको नोट करना चाहूँ तो आप, है ना, एक बार समझ लो। आपने 1 अप्रैल 23 को इन्वेस्टमेंट किया और जो आपको इफेक्टिव यील्ड कैलकुलेट करना है वो 31 जुलाई तक कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब 1 अप्रैल 23 से लेकर के 31 जुलाई 2023 तक कितना टाइम पीरियड हो गया, इन टर्म्स ऑफ डेज में निकालना है। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट आप डेज में बताओ, इफेक्टिव यील्ड
ऑन पर एनम बेसिस पर आपको निकालना है, तो मैं यहां पर कैसे बात करूंगा उसको समझना। डेज में बात करते हैं। तो आपने अप्रैल में इन्वेस्टमेंट किया है, तो अप्रैल के कितने दिन हो गए? 30। मई के 31। तो 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31, बताओ। मई के 30 दिन, सॉरी 31 दिन, जून के 31 और जुलाई के 31। 31 30 31, ये बताओ। 31 दिन, ये बात समझ आ गई पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट की। ठीक है साहब। इसके बाद अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ जी। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 12 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख। 12 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, ये अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके अलावा ओपनिंग एनएवी आपको दे रखी है, तो मैंने बोला एनएवी, या आप इसको बोल देंगे ओपनिंग एनएवी। ये दे रखी है 10.25, 10.15, 10। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज किए, तो आप कैसे निकालोगे? ध्यान से सुनना कि मैंने बोला साहब 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपए 25 पैसे है, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज किए? पॉइंटों में भी आ रहा है क्या? पॉइंट, ये तो हो गया 3.17, इतने यूनिट्स मान लो आप। इसी प्रकार दोबारा बोलना पड़ेगा आपको, अब बोलो। 40 पॉइंट, आप तो पॉइंट में करके बता दो एक बार। 86, 11 ना, इतने यूनिट्स हो गए। इसी प्रकार ये कितने हो गए? 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 10, 25,000 यूनिट्स हो गए। ये बात समझ आ गई। अब देखो मैंने क्या बात कही कि जब स्कीम ए में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 12 लाख रुपए लगाते हो, और 10.5 रुपए, या सॉरी 10.25 रुपए का एक यूनिट है, का मतलब आपने इतने नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस करे, और एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपए 25 पैसे, इसका मतलब 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। क्लियर हो गई बात? अब आपके जेब में इतने यूनिट्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना? अब पीरियड एंड होने पर क्लोजिंग एनएवी क्या है? देखो मैंने कैसे बात करी। क्लोजिंग एनएवी, क्लोजिंग एनएवी दे रखी है 10.20, 10.25, 9.90। हाँ जी। तो देखें, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको 10.20 से मल्टीप्लाई कर लो। $11,93,33.33 कर लो। 914.815 और 47। तो यहां पर अब निकालेंगे हम कैपिटल एप्रिसिएशन। अब सुना ध्यान से, सामने देखो आप, आपने स्टार्टिंग वैल्यू इन्वेस्टमेंट करा था 12 लाख। अब आप जो एंड वैल्यू है उस पर एनएवी की वैल्यू आपकी जो रह गई उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी हो गई। तो 12 लाख की वैल्यू 11,94,146 रह गई, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। कितनी रह गई? कितनी कम हो गई? कितने से कम हो गई?
53.67, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है। 4 लाख की वैल्यू 4,03,000 रुपये हो गई, 3,914.82, ये आपका पॉजिटिव रिटर्न आ गया। ये बात समझ आ गई आपको मेरी। और 2.5 लाख की वैल्यू 2,47,500 लगी तो कितने से कम हो गई, 2,500 से कम हो गई, ये वैल्यू आ गई। चलिए इस बात को नोट कर लेंगे आप। ये गलत निकाला, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन गलत किया आपने, सही बताओ हैं। 4 के बाद क्या है, 40, अब सही है क्या। चलिए नोट करो पहले। अब बताऊंगा मैं क्या रिलेवेंस है, अभी सब बताऊंगा मैं आपको। हाँ, अभी मेरे को जैसा कर रहा हूँ वो करने दो आप, पहले आप जो बात बता रहा हूँ नोट करते जाओ बस। नोट कर लिया क्या आपने ये वाली बात। हो गया सभी का। तो अभी तक की बात बात जो मैंने बोली उसको रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो एक बार सामने, हो गया। देखो मैंने बात करी, राकेश यादव ने 3 अलग अलग प्रकार की स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया। एक स्कीम को समझ लो, 1 अप्रैल 23 को इन्वेस्टमेंट किया है तो 31 जुलाई तक 122 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट किया। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए का है, एक यूनिट 10 रुपये 25 पैसे का आता है। इसका मतलब डिवाइड देके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने परचेस करे वो निकाल लिए। जब वो 31 जुलाई तक के रिटर्न की बात करता है तब एनएवी चेक करता है, तो उसकी 10.25 से घट के 10.20 रह गई, तो नुकसान हो गया होगा। तो इसका मतलब इस यूनिट्स को नंबर ऑफ क्लोजिंग एनएवी से मल्टीप्लाई किया तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई। 12 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी रह गई, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी, कम। कितने से कम हो गई, 5,853.67 से कम हो गई। तो ये आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया। इसी प्रकार से कैपिटल एप्रिसिएशन के तौर पे नेगेटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। यानी आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो पहले 12 लाख का था वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट घट के 11,94,000 का रह गया, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन का कौन सा बैलेंस जनरेट हुआ, नेगेटिव। ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 2। देखना,
अब मैं कैलकुलेशन बना रहा हूं ऑफ टोटल यील्ड की। टोटल यील्ड, टोटल यील्ड का मतलब होता है टोटल रिटर्न कितना जनरेट किया। टोटल यील्ड का मतलब क्या? एक तो मैंने बात करी कैपिटल एप्रिसिएशन की, और प्लस क्या, डिविडेंड इनकम। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जैसे मैंने स्कीम का नाम क्या है, ए। स्कीम ए के लिए बात करते हैं, टोटल यील्ड कितना है। तो देखो, स्कीम ए में इन्वेस्टमेंट करने से कैपिटल एप्रिसिएशन का नेगेटिव बैलेंस जनरेट हुआ। कितना? 553.67। तो ये मैंने बोला 5,853 नेगेटिव बैलेंस, प्लस डिविडेंड की इनकम कितनी हुई है डिक्लेयर्ड अप टू 23,000। तो टोटल यील्ड के तौर पे इसमें से ये माइनस करो, 146.33, ये टोटल यील्ड आ गया। हाँ जी, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहां पर मैं क्या बोलने जा रहा हूं। टोटल यील्ड का मतलब जो भी माकेश यादव ने म्यूचुअल फंड के थ्रू कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था उसकी वैल्यू कम रह गई 4 महीने के दौरान, तो ये तो नुकसान हो गया। लेकिन इस 4 महीने के दौरान जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रहा उसमें डिविडेंड इनकम इतनी मिली, तो टोटल रिटर्न जनरेट कितना हुआ, 17,146.33 का। इसी प्रकार से बाकी स्कीम के लिए भी निकाल लो। तो देखो, स्कीम नंबर बी के लिए बात करते हैं तो 3,940.815, और डिविडेंड की इनकम कितनी है, ये डिविडेंड की इनकम आपको दे रखी है 6,000। जोड़ के बताओ, 9,940.815। ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा मैं स्कीम नंबर सी के विषय में बात करता हूं। स्कीम नंबर सी के लिए भी नेगेटिव है, कितना, 2,500, और प्लस डिविडेंड इनकम आपको दे रखी है निल। का मतलब ये 2,500 रुपए का नेगेटिव टोटल यील्ड हो गया। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, ये बात नोट हो गई। अब सुनो ध्यान से आगे की बात। अब ये बोल क्या रहा है, बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इफेक्टिव यील्ड ऑन पर एनम बेसिस निकालना है। तो देखो, अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट नंबर 3। नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव यील्ड ऑन पर एनम बेसिस। पर एनम बेसिस पर इफेक्टिव यील्ड क्या है, मुझे इसको कैलकुलेट करना है। इसको लेकर के बात करते हैं। सबसे पहले मैंने बात करी स्कीम नंबर ए के लिए। देखिएगा, स्कीम नंबर ए के लिए मैं इफेक्टिव यील्ड की कैलकुलेशन कैसे बना रहा हूं, ध्यान से एक बार देखना। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी आपकी कितनी, तो आप कहेंगे साहब 12 लाख। टोटल यील्ड कितना है, तो ये आपने निकाला, एक बार समझ लेना फिर नोट कर लेना। टोटल यील्ड है 17,146.33, और पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने अभी निकाला कितना, 122 डेज। तो मैं बात कर रहा हूं इफेक्टिव यील्ड की, लेकिन पर एनम पे नहीं निकाल रहा मैं। देखो, 122 दिन के लिए इफेक्टिव यील्ड कितना है, तो मैंने बोला 17,146.33 रुपए का रिटर्न कमाया, और लगाया कितना, मल्टीप्लाई 100 करने के बाद परसेंटेज यील्ड आ जाएगा, बताओ कितना, 1.44428 परसेंटेज। सामने देख के समझते रहे ना आप।
तो मैंने बोला 1.428 परसेंटेज का इफेक्टिव यील्ड जनरेट किया। 12 लाख रुपए स्टार्टिंग में लगाए, टोटल यील्ड इतना बनाया, तो परसेंटेज ऑफ यील्ड इतना बनाया, लेकिन ये कितने दिन के लिए? 122 दिन के लिए। अब मैं निकाल रहा हूं इफेक्टिव यील्ड पर एनम बेसिस पर। तो मैंने बोला 1.428, ये 122 दिन के लिए है, तो 365 दिन के लिए कितना होगा? कितना? 272%। यानी इफेक्टिव यील्ड पर एनम बेसिस पर ये आ गया। क्या आपको मेरी बातचीत समझ आ गई? की वाली नोट कर लो एक बार इसको। इसी प्रकार स्कीम नंबर बी और सी के लिए निकालेंगे। नोट कर लिया आपने? अब यहां पर आप बाकी स्कीम के लिए निकाल लो। स्कीम नंबर बी, ये बात मैंने करी। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? टोटल यील्ड कितना है? यील्ड का मतलब होता है आउटपुट कितना जनरेट किया। 9,940.815, 9,940.815। और एक बात मैंने करी क्या? पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया है? तो ये आपको दे रखा है 92 डेज। तो मैंने बात करी यहां पर इफेक्टिव यील्ड की, तो 9,940.815 का रिटर्न जनरेट किया है, और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है आपके पास? 4 लाख। तो मल्टीप्लाई 100 करके परसेंटेज यील्ड बताओ। 2.485%। हाँ जी। इसके बाद इफेक्टिव यील्ड पर एनम बेसिस पर, तो 2.485 जो है वो 92 डेज के लिए है, तो 365 डेज के लिए कितना? 9.858%। ये बात आपको समझ में आ गई। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं स्कीम नंबर सी के लिए। हाँ जी। टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना? 2.5 लाख। टोटल यील्ड नेगेटिव आ रहा है, और पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपको दे रखा है 31 डेज। हाँ जी। अब आप निकाल लेंगे इफेक्टिव यील्ड। तो 2,500 रुपये का नेगेटिव बैलेंस है, डिवाइड बाय 2.5 लाख पर क्या परसेंटेज हो गया? माइनस का 1% नेगेटिव। और इफेक्टिव यील्ड पर एनम बेसिस पर, तो मैंने बोला 1% आ रहा है, ये है
31 डेज के लिए, तो 365 के लिए बताओ, माइनस का, इसको नोट कर लो आप। हैं? कर सकते हैं, पर ये आपको ज़्यादातर क्वेश्चन है ना डेज में ही दे रखे हैं, क्यों? क्योंकि अभी कुछ सवाल करोगे उसमें क्या हो, 15 जुलाई को इन्वेस्टमेंट किया या 15 जून को इन्वेस्टमेंट किया, 16 जून को इन्वेस्टमेंट किया, अकॉर्डिंगली। तो हमेशा जनरल तौर पे म्यूचुअल फंड की कैलकुलेशन डेज में निकाली जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग कभी भी हो सकता है। ये बातचीत आपको समझ में आ गई क्या मेरी? सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एक मैं आपको घर से होमवर्क करने को दूंगा, तो अपने आप कर लेना है, वो आप कर लोगे। ये सब अभी सवाल मैं सिलेबस 2022 के स्टडी मटेरियल के करवा रहा हूँ। क्या कह रहे हो? हाँ, थोड़ा बहुत माइनस से फर्क होगा, ज़्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन आपको नहीं, डेज वाइज करना है, हमेशा डेज वाइज करना है। क्योंकि किसी मंथ के अंदर आप समझो 30 दिन होते हैं, किसी में 28 हैं, किसी में 31 हैं, तो मंथ वाइज कैलकुलेशन नहीं बनेगी यहाँ पर। यहाँ पे हर दिन की कैलकुलेशन अलग बनती है। और जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो जरूरी नहीं 1 तारीख को हो, वो सवाल को आसान बनाने के लिए 1 तारीख दे रखा है। अदरवाइज 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख इस तरीके से भी देगा सवाल में, तो अकॉर्डिंगली लेना होगा। ठीक है ना? चलो, ये बातचीत समझ आ गई आपको मेरी? अब इसी तरीके का एक सवाल आपको मैं घर से करने को बोलूंगा, जो आपको करना है। देखो, एक क्वेश्चन नंबर है 25। मिस्टर ए हैज़ इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड स्कीम में ये इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका 1 नवंबर को है, 1 फरवरी को है और 1 मार्च को है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है और एंट्री डेट पर एनएवी क्या है वो दे रखी है। डिविडेंड आपने 31 मार्च तक, अरे कैलकुलेशन मत करो, घर पे करना है इसको। 31 मार्च तक आपका डिविडेंड कितना मिला, एनएवी आपकी क्लोजिंग डेट पे क्या है वो दे रखी है। अज्यूम करना है एक साल में नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 365, मतलब डेज कैलकुलेशन बनानी है। शो द अमाउंट ऑफ रुपी अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आपको बताना है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द इफेक्टिव यील्ड अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स ऑन पर एनम बेसिस इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव 3 म्यूचुअल फंड स्कीम अप टू 31 मार्च 2023। तो यानी जब से इन्वेस्टमेंट किया तब से 31 मार्च 2023 तक आप इफेक्टिव यील्ड पर एनम बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो आप जो भी पीरियड का है उस पीरियड का निकालेंगे, फिर आप एनुअल निकाल लेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? जैसा अभी कैलकुलेशन बताया बिल्कुल वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट पीरियड कैलकुलेशन डिफरेंट होगी, अमाउंट चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। कर पाएंगे क्या अपने आप? तो ये क्वेश्चन मैं आपको घर से HW में करने को दे रहा हूँ, वो आपको कर लेना है। अगली क्लास में मिलते हैं इसके आगे की बात को लेकर के। आज की क्लास में एक बार इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।